गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में नेक्स्ट 10 टॉपिक्स जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। 18 दिसंबर के जो करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। लेट्स सी जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। देन CMS 01 क्या है इसके बारे में जानेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसके बारे में न्यूज़पेपर में मेंशन किया हुआ था, इसको देखेंगे। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट के बारे में जानेंगे। मैनेजमेंट अवार्ड इसी से कंसर्निंग है बेसिकली, वो देखेंगे। देन एक्सचेंज रेट्स के ऊपर इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड एक टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कशन रहेगा। देन हिमालयन सेरो के बारे में देखेंगे। WTO के ऊपर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फिर एक MCQ ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होगा। और फिर फाइनली आप आंसर करिएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। देन इवेंचुअली पूरा जो लेक्चर है इसे रिवाइज करेंगे। आपका कोई भी डाउट है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू को लेकर तो आप प्रिंस_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं एंड वी कैन सॉर्ट दिस थिंग आउट। Let's start with a quotation. Success is not owned, it is leased and rent is due every day. Now, काफी सारे स्टूडेंट्स के जो मैंने मेंस आंसर शीट चेक करी तो काफी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे एवरेज आए, कुछ के लेस देन एवरेज थे। किसी स्टूडेंट ने 9 भी स्कोर किया आउट ऑफ 15। बट देखिए इवन आप प्रीलिम्स के भी मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं वहां पर भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स मुझे भेजे। काफी स्टूडेंट्स ने 60% से ऊपर भी स्कोर किया है, तो स्कोर 120 प्लस भी उनका गया है। बट यहाँ पर ऑफकोर्स ये जो चीजें आपको मोटिवेट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि जो ये सक्सेस है ये आपको एवरीडे बेसिस पे परफॉर्म करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने 160 स्कोर कर लिया प्रीलिम्स के अंदर या फिर आपको मेंस के अंदर 9 मिल गया आउट ऑफ 50, इट डजंट मीन कि नेक्स्ट टाइम आपसे कम एक्सपेक्टेशन की जा रही है या फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप एवरेज भी परफॉर्म करते हैं तो चलेगा। नो, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इट हैज टू बी अर्नड एवरी डे। आपको इसके लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी ताकि कंसिस्टेंटली आप सक्सेसफुल परफॉर्म कर सकें, सक्सेसफुल रह सकें और इवेंचुअली यूपीएससी के अंदर जो प्रिपरेशन आपकी अभी कर रहे हैं आप वो कहीं ना कहीं रियलाइज होती है हमें देखिए और फाइनली जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आए। चलिए नेटमो गाइस की एप्लीकेशन जो है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा सो दैट आपके जितने भी एमसीक्यूज होते हैं आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं रिवीजन पर्पस के लिए। और 6 या 6 से ज्यादा जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है यहाँ पे एज यूजुअल। तो लेस देन 6 अगर स्कोर आता है, डेंजर जोन में आते हैं तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। और अगर अबव 6 है तो 24 आवर्स में एक बार इसे रिवाइज कर सकते हैं। देखिए 24 आवर्स में एक बार रिवाइज करने की जो स्ट्रेटजी है आप चाहें तो साइकोलॉजी की वेरियस स्टडीज के अंदर दे रखी है। तभी मैं बार बार कहता हूं कि 24 आवर्स के बाद जो फर्स्ट रिवीजन है वो आपकी हो जानी चाहिए, उससे ज्यादा डिले मत करा करिए। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर है। पूछा गया एनटीए के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तो टॉपिक को करें अंडरलाइन और जो चीज रिक्वायर्ड है उसको सर्कल में डालें। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज मैंडेटेड विद क्रिएटिंग एन एग्जाम सिस्टम दैट इज साइंटिफिक एंड एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो इसको ये काम दिया गया है कि आपको एक एग्जाम सिस्टम क्रिएट करना है जो कि साइंटिफिक और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर हो। इट इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो 1860 का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंदर ये जो एनटीए है रजिस्टर्ड होती है। इट विल बी चेयर्ड बाय एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा इसे चेयर किया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने कहा है, तो मिनिस्टर ने ये कहा है कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस जो होगा वो फेब के महीने में होगा, मार्च के महीने में होगा और अप्रैल के महीने में भी होगा, इवन मई 2021 में भी होगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो यहाँ पर दे सकते हैं और अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल फेब में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उनके पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने का यहाँ पर एक मौका जो है वो रहता है। सो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन इन द न्यूज़पेपर, दैट्स व्हाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जिक्र हुआ था। एनटीए जो है आप जानते हैं कि आपका इवन जो यूजीसी जेआरएफ होता है ये एग्जाम भी एनटीए के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो इट इज मैंडेटेड, इसको यही काम दिया गया है कि जो आपको एग्जाम कराना है वो साइंटिफिक तरीके से कराना है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर का होना चाहिए वो, ठीक है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनको चेयर करते हैं एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। तो इनको एजुकेशन मिनिस्टर चेयर नहीं करते हैं, इनको चेयर करते हैं एमिनेंट एजुकेशनिस्ट और जिनकी अपॉइंटमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा करी जाती है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर विल बी ए कंसर्निंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है CMS 01 के बारे में। पूछा गया CMS 01 के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट हैज बीन एनविसाज्ड टू प्रोवाइड सर्विस या सर्विसेज इन द एक्सटेंडेड सी बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो एक्सटेंडेड सी बैंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है ये भी देखेंगे। वहां पर इस एरिया के अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। द एक्सटेंडेड सी बैंड कवरेज विल इंक्लूड इंडियन मेनलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो जो कवरेज है सेकंड स्टेटमेंट में वो बताया हुआ है।
द लॉन्च वॉज डन बाय जीएसएलवी मार्क 3। जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा CMS-01 को लॉन्च किया गया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए CMS क्या है यहाँ पे, CMS-01 तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट 01। इसरो ने इसको लॉन्च किया है और अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं थोड़ी देर पहले ही इसे लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे इसरो ने CMS-01 को लॉन्च किया और इसे लॉन्च किया गया PSLV C50 के द्वारा, ठीक है। और ये अपने आप में 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया का, ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, क्या जीएसएलवी के द्वारा लॉन्च किया गया? नहीं, ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि इसे PSLV C50 के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब एक्सटेंडेड सी बैंड के अंदर कौन कौन सा रीजन कवर किया जाता है? तो यस, इसमें इंडिया का जो मेनलैंड है, अंडमान निकोबार भी इंक्लूडेड होता है और लक्षद्वीप आइलैंड भी इंक्लूडेड होता है। और सर्विसेज जो है इसी के अंदर प्रोवाइड करी जाएंगी और टेलीकॉम सर्विसेज जो है इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर सैटेलाइट की वजह से काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं आपको बताऊं, द मिशन वुड बी द 52nd मिशन ऑफ PSLV। PSLV का अपने आप में ये 52वां मिशन है एंड 22nd फ्लाइट ऑफ PSLV इन XL कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। CMS-01 जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एक्सटेंडेड सी बैंड के अंदर है, कवरेज भी मैंने आपको बता दी। और एक चीज और बता सकता हूं आपको, 77th लॉन्च व्हीकल मिशन है ये, जो कि करा गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, ठीक है। आई थिंक इतनी चीजें इसके बारे में काफी होंगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है, फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल, आप सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और पूछा है कि HDI को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ये HDR का पार्ट होता है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का पार्ट होता है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। मे बी अ न्यू मैट्रिक टू रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट कॉज्ड बाय ईच कंट्रीज पर कैपिटा कार्बन एमिशन एंड इट्स मटेरियल फुटप्रिंट वाज इंक्लूडेड इन दिस ईयर। तो इस साल एक नई चीज जो है, नई मैट्रिक जो है उसे इंक्लूड किया गया, जिसके अंदर पर कैपिटा कार्बन एमिशन जो होगा उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। देन नेक्स्ट यहां पे स्टेटमेंट क्या कहती है? नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है आयरलैंड टॉप द इंडेक्स फॉर द ईयर 2020। तो 2020 का जो डेटा निकला है उसके अंदर आयरलैंड ने टॉप किया है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसका पार्ट होता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और अभी HDI 2020 जो निकली है, 2020 की जो रिपोर्ट निकली, इसके अंदर HDI 2019 का जो डेटा है और जो रैंकिंग है वो मेंशन कर रखी है। इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बिल्कुल सही, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है? तो नहीं, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यहां पर टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने किया है, ठीक है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट गलत होगी, तो बाय डिफॉल्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। इट मींस जो अभी यहां पर हमारा पर कैपिटा एमिशन है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि एक नई मैट्रिक, एक नया पैरामीटर जो है उसको इंक्लूड किया गया, दैट इज पर कैपिटा कार्बन एमिशन, जिसको इंक्लूड किया जाएगा जब से रैंकिंग निकाली जाएगी। तो देखिए यहां पे आप जानते हैं कि एनवायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी काफी ध्यान है, इस वजह से कि हर इंडिविजुअल कितना कार्बन एमिशन करता है हर कंट्री में से, तो वो पर कैपिटा जो है अकाउंट फॉर किया जाएगा। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि पर कैपिटा की बात करें तो यहां पे इंडिया का जो रैंक है वो ठीक ठाक है, मतलब इंडिया में इतनी परेशानी नहीं है। ओवरऑल जब देखा जाता है कि इंडिया का एमिशन कितना है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो पर कैपिटा जो है वो नंबर काफी कम हो जाता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, खासतौर पर डेवलप्ड कंट्रीज में जहां पे पर कैपिटा एमिशन वन ऑफ द हाईएस्ट है, ध्यान रखिएगा। तो यस, इस मैट्रिक को इंक्लूड किया गया है। तो अभी जो रैंकिंग आप देखेंगे आगे से, उसमें ये फैक्टर जो होगा वो भी इंक्लूडेड होगा। और 2019 का जो डेटा अभी 2020 की रिपोर्ट में प्रेजेंट किया गया, उसमें हमारा जो रैंक है वो आया 131 आउट ऑफ 189। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करी जा रही है। चलिए एक बार रैंकिंग देख लीजिए यहां पर। तो 2018 के कंपैरिजन में जो रैंकिंग है तो 131 2 पॉइंट्स जो है हमने स्लिप किया है यहां पर, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सचेंज रेट्स को लेकर है, पूछा गया एक्सचेंज रेट्स को बताएं कि कंसर्निंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। तो एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी की टर्म्स के अंदर क्या है, ये चीज इसमें बताई जाती है। इट ऑफन डिटर्मिन्स द अफोर्डेबिलिटी ऑफ बाइंग और सेलिंग डोमेस्टिकली ओनली। ये क्या डिटर्मिन करता है? ये डिटर्मिन करता है कि सेल और परचेज अगर आपको सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे करना है तो उसकी अफोर्डेबिलिटी के बारे में जो चीजें हैं उसे डिटर्मिन करता है। द एक्सचेंज रेट फॉर एनी करेंसी वुड बी डिटर्मिन बाय इंटरप्ले ऑफ इट्स डिमांड एंड सप्लाई। तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई जो होता है ये फैक्टर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, उसके बाद ही एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो ये तो, और मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आज मैं इसी पे क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पे रिसेंटली यूएस ट्रेजरी जो है, इन्होंने लेबल किया है दो कंट्रीज को, एक है आपकी स्विट्जरलैंड और दूसरी आपकी है वियतनाम, और कहा है कि ये जो दो कंट्रीज हैं दे आर द करेंसी मैनिपुलेटर्स। और यहां पे ये भी कहा गया, क्योंकि इंडिया का भी जिक्र किया गया था और कहा था कि इंडिया को भी हम एक वॉच लिस्ट में रखेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया कि इंडिया भी अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है। जब भी आप देखते हैं ना कि डॉलर की वैल्यू 70 से 71 हो गई या 71.5 हो गई, इट मीन्स जो हमारी करेंसी है, जो रुपी है, वो डॉलर के कंपैरिजन में डीवैल्यू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं इसके अंदर कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू गिर रही है। तो अगर यूएस ऐसा कह रहा है कि हम ऐसा जानबूझ के करते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते होंगे? क्या लगता है आपको? काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप इसका आंसर जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और अभी इस आने वाले लेक्चर से हम लोग ये चीज भी करेंगे कि जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसका आंसर आपको कर दिया करूंगा। सो ध्यान रखिएगा कि क्यों हम इसको डीवैल्यू कर रहे हैं, अगर हम इसे डीवैल्यू कर रहे हैं तो। और यूएस ने अगर कहा है, हमें ब्लेम किया है कि आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर रहे हैं, तो ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि वो हमें ब्लेम कर रहे हैं, और ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि हमने ऐसा किया होगा। ठीक है, तो यहां पे सोचिए इसके आंसर के बारे में, फिर हम करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। चलिए देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर तो मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन पूछा उसी में ही बता दिया। जब भी हम कहते हैं $1 की वैल्यू जो है 71 रुपीज है, 72 रुपीज है, तो एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के टर्म्स में जब हम देखते हैं, सो दैट इज व्हाट वी कॉल द एक्सचेंज रेट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई का इसके ऊपर फर्क पड़ता है। डिमांड किस करेंसी की कितनी ज्यादा है, किस करेंसी की कितनी कम है, उस हिसाब से उसका प्राइस जो है टू एन एक्सटेंट डिटरमिन किया जाता है। और यहाँ पे जब भी हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं बाइंग और सेलिंग के अंदर, तो इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। इसका आंसर जरूर करिएगा। मान लीजिए कोई कंट्री अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती है, ठीक है, जैसे यहां पे कह रहा है कि मैनिपुलेशन स्विट्जरलैंड और वियतनाम के द्वारा किया जाता है, तो क्या ऐसा रीजन रहता होगा जिसकी वजह से ये डिवैल्यूएशन किया जाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं एक बार आपको क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज के बारे में बता देता हूं। सो इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम कुछ जो क्वेरीज थी आपकी, मैंने लास्ट टाइम सोल्व कर दी थी, बट यहां पे मैं आपको 30 to 45 सेकंड्स में बता देता हूं कि आपको क्या एडवांटेज जो है इस प्रोग्राम के अंदर मिलने वाली है। जैसे कि आप पहले तो सैंपल वीडियोज हैं उसको देख सकते हैं, उससे डिटरमिन कर सकते हैं कि कैसे हमारे इसमें क्लास लेक्चर जो होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो सबसे अच्छी चीज इसके अंदर रहने वाली है और जिसकी वजह से हमने ये सीरीज बनाई है, वो है आपका शेड्यूल प्रिपरेशन। तो इसके अंदर बेसिकली डे 1 से लेकर डे 200 तक जो शेड्यूल है वो आपका रहता है फिक्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको शेड्यूल के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। जो 4 to 5 आवर्स के असाइनमेंट मिलते हैं उसके लिए क्या शेड्यूल देना है, कैसे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, कैसे एनसीईआरटीज को कंप्लीट करना है, कैसे बुक्स को कंप्लीट करना है, कब कब आपको मॉक टेस्ट देना है, कब कब मैराथन सेशन देना है, कब कब आपको माइंड मैप्स देने हैं, और राइटिंग असाइनमेंट जो एवरीडे बेसिस पे देनी है, ये सब चीजें जो है ये हमने डिसाइड करनी है और उसको फिर एक कन्वीनियंट वे में आपको देना है। सो दैट जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं, तो पहले आप अपने असाइनमेंट्स जो है वो देखें, अपने वीडियोज जो यहाँ पे हैं उनको देखिए, 3 से 4 वीडियोज जो आपको यहाँ पे दिए होते हैं, 4 से 5 भी कई बार हो जाते हैं, वो वीडियोस आप कंप्लीट करें। उसके बाद जो आपके नोट्स हैं उसको कंप्लीट करें, अपने क्विजेस को कंप्लीट करें, अपने मेंस के आंसर को लिखें, ताकि आपकी फुल फ्लेज जो प्रिपरेशन है वो हो सके। ठीक है, तो इसमें क्विजेस आप कर रहे हैं, 30 to 40 एमसीक्यूज एवरीडे बेसिस पे आप सोल्व करते हैं, मेंस का एक क्वेश्चन रोज सोल्व करते हैं, आपके पीडीएफ के जो नोट्स है वो डाउनलोड करके पढ़ते हैं, देन आप मल्टीपल वीडियोस, स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन दोनों को लेकर देखते हैं, तो आपकी एक बैलेंस तरीके से तैयारी जो है यहां पर हो जाती है, डे वाइज प्रिपरेशन आपकी हो जाती है, सो दैट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग कि क्या मैं आज पढ़ूं और कल क्या पढ़ूं, कैसे इस चीज को कंप्लीट करूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। पूछा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 44 रिक्वायर्स स्टेट टू स्ट्राइव टू सिक्योर फॉर इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 में इसके बारे में बात करी गई है कि यहां पे सिटीजन को एक यूसीसी देना चाहिए। पुदुचेरी हैज अ कॉमन सिविल कोड जिसको कि फ्रेंच सिविल कोड कहा जाता है। हो सकता है अ यूनिफाइड कोड इज इंपेरेटिव बोथ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन इन इंडियन सोसाइटी एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सोलिडेरिटी। तो यहाँ पे जो यूनिफाइड कोड है उससे क्या होगा, जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा और नेशनल यूनिटी और सोलिडेरिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली वेंसडे को ही एक ग्रेट क्वेश्चन जो है अपनी तरफ से एक्सप्रेस किया है, और यहां पे कहा था कि डाइवोर्सेस के जो मामले होते हैं उसके अंदर कुछ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस जो है वो होनी चाहिए, जैसे वो एलिमनी को लेकर हो
या डाइवोर्स को लेकर हो, मेंटेनेंस को लेकर हो, तो एक यूनिफॉर्मिटी जो है इसके अंदर होनी चाहिए। और देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कुछ इसी तरीके की बात करता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन जो लॉज हैं वो सबके सेम होने चाहिए। तो यहां पे अगर बात करी जाए कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 44 सेज कि यस सिटीजन को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड देना चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है। यहां पे होगा क्या, वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं उनको तो प्रोटेक्ट किया ही जा सकेगा, और पूरे नेशनल लेवल पे अगर एक ही लॉ होगा तो हमारी जो एफिलिएशन है अपनी कंट्री के साथ, नेशन के साथ, वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो यहां पे थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट को देखें, क्या पुदुचेरी के पास सिविल कोड है? देखिए नहीं, गोवा इज द ओनली स्टेट जिसके पास सिविल कोड है, और वो भी पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 पे बेस्ड करता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाती है। इट इज नॉट पुदुचेरी, गोवा जो है इसका नाम ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो लॉ है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन यहां पे सबके लिए सेम होना चाहिए। इस चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो डाइवोर्स गाइडलाइंस थी उसके कंसर्निंग कहा कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। तो सबसे पहले इनकरेक्ट को आपको सर्कल में डालना है। एंड अबाउट हिमालयन सीरो, तो यहाँ पे स्पीसीज दे रखी है और उसके बारे में पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली कहती है they are typically found at altitudes between 2000 meters and 4000 meters। तो 2000 से 4000 मीटर्स के जो एल्टीट्यूड है उसके बीच में ये पाए जाते हैं। हो सकता है there are several species of seros and all of them are found in Asia। तो काफी सारी स्पीसीज हैं इसकी सीरोस की, और जो सारी की सारी स्पीसीज है वो कहां पाई जाती हैं? they are found in Asia। they are carnivorous in nature, तो वो कार्निवोरस होते हैं। 3 स्टेटमेंट्स हैं, कंसीडर करें और फिर इसके आंसर को बताएं। चलिए, न्यूज में क्यों थे? क्योंकि ये पर्टिकुलर स्पीसीज जो है हिमालयन सीरो, अभी इसे रिसेंटली साइट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिमालयन कोल्ड डेजर्ट रीजन। स्पीति हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार इसको देखा गया है, इस वजह से इसकी कंसर्निंग न्यूज थी। और अगर बात करी जाए तो यस 2000 से 4000 मीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर ये पाए जाते हैं। ठीक है, एंड काफी सारी स्पीसीज हैं इसके अंदर, और वो सारी की सारी कहां मिलती हैं? एशिया के अंदर पाई जाती हैं। एंड ये जो होते हैं नेचर के अंदर और अपनी डाइट के अंदर हर्बीवोरस होते हैं। ध्यान रखिएगा, हिमालयन सीरोस आर हर्बीवोरस इन नेचर। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। दिखने में कैसे होते हैं? कुछ गॉट जैसे होते हैं, बकरी जैसे दिखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वेरियस टाइप्स के बॉक्सेस के बारे में है। इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, आपके पास ब्लू बॉक्स होता है, ग्रीन बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स होता है, और हर किसी का अलग मतलब होता है। यहां पर पूछा है इन WTO टर्मिनोलॉजी डोमेस्टिक सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर आर आइडेंटिफाइड बाय बॉक्सेस। तो जो डोमेस्टिक सब्सिडी होती है उसको बॉक्सेस के थ्रू दर्शाया जाता है। आपको बताना है कि इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तो रिसेंटली न्यूज में थे, क्यों थे वो भी बताऊंगा। पहले आपके सामने एम्बर बॉक्स के बारे में बताया और ग्रीन बॉक्स के बारे में बताया। स्टेटमेंट पढ़े और सोचे कि क्या मैच जो किया गया है वो करेक्ट है कि नहीं। चलिए, तो वेरियस टाइप्स के जो बॉक्सेस हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एम्बर बॉक्स है आपका, ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, इसके बारे में जानते हैं। सो ग्रीन बॉक्स कौन सी सब्सिडी होती है? सब्सिडीज दैट डू नॉट डिस्टोर्ट ट्रेड, जो कि ट्रेड को डिस्टोर्ट नहीं करती, और जो डिस्ट्रप्शन भी होता है वो मिनिमम रहता है इसके अंदर। लेकिन एम्बर बॉक्स में जो सब्सिडीज दी जाती है, पहले तो ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडीज के अंदर होती है, काफी ज्यादा होती है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड को डिस्टरप्ट करती ही करती हैं। ये अगर बात करें जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, इसको लिमिट किया हुआ है, 10% तक दी जा सकती है। अदरवाइज ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर 5% तक इसको लिमिट करके रखा हुआ है। ब्लू बॉक्स के अंदर भी ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडीज होती है, लेकिन कोशिश ये करी जाती है इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है सब्सिडीज को कि जो ट्रेड डिस्टोर्शन है वो कम से कम होता है। क्या देखिए, 2 कंट्रीज है, ठीक है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। अगर कंट्री ए कंट्री बी को कोई चीज एक्सपोर्ट करना चाहती है तो डेफिनेटली जो कंट्री ए है इसका प्रोडक्ट बी की मार्केट में तभी बिकेगा जब बी का अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो उससे महंगा हो। ठीक है, तो कंट्री ए क्या करती है, कुछ ऐसे चीप प्रोडक्ट्स बनाती है या फिर सब्सिडी दे के उसको आर्टिफिशियली चीप बना देती है, ताकि सिर्फ कंट्री बी में नहीं, चाहे वो कंट्री सी हो, कंट्री डी हो, कंट्री ई हो, कंट्री एफ हो, हर जगह पे कंट्री ए के प्रोडक्ट्स बिके। कौन ऐसा करता है? आप जानते हैं कि चाइना के ऊपर इस चीज के काफी ज्यादा इल्जाम जो है लगाए जाते हैं, एक्यूजेशन लगाई जाती है कि चाइनीज जो है अपने प्रोडक्ट को जान के सब्सिडाइज करते हैं ताकि इनका प्रोडक्ट चीपेस्ट हो ग्लोबल मार्केट के अंदर, और फिर बाद में जो अपने प्रोडक्ट की डंपिंग है वो चाइना कर सके अलग अलग कंट्रीज के अंदर। तो यहाँ पे अगर किसी भी कंट्री, जैसे इस केस में मान लीजिए चाइना है, ये अपने प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज करती है और उसके बाद कॉस्ट इतनी कम हो जाती है कि कोई दूसरी कंट्री अपनी कंट्री के अंदर, कोई दूसरी कंट्री
अपने रीजन के अंदर उतना सस्ता प्रोडक्ट जो है वो नहीं बना सकती, तो लोग क्या करेंगे, लोग डेफिनेटली चाइनीज प्रोडक्ट की मांग ज्यादा करेंगे क्योंकि उसका प्रोडक्ट सस्ता है। इससे चाइना को क्या फायदा होगा, चाइना को जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है वो उसको मिल पाएगा। और WTO का काम होता है कि इस तरीके की एक्टिविटीज को रोका जाए। तो यहाँ पे एम्बर बॉक्स में यस सब्सिडीज ऐसी होती हैं जो कि ट्रेड को डिस्टोर्ट करती है। यहाँ पे लिखा था सब्सिडीज दैट डू नॉट डिस्टोर्ट, नहीं, सब्सिडीज जो डिस्टोर्ट करती है वो एम्बर बॉक्स में होता है। वैसे भी ग्रीन जो है ये कलर आपका काफी पॉजिटिव माना जाता है, चाहे वो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की वजह से हो या फिर ग्रीन लाइट जो होती है जो आपको गो का सिग्नल देती है उस वजह से हो। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ग्रीन मींस यहाँ पे डिस्टोर्शन नहीं होता है। और एम्बर को रेड से आप एसोसिएट कर लीजिएगा, और रेड को वैसे भी डेंजर माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो एम्बर बॉक्स है या रेड बॉक्स है वहां पे जो सब्सिडीज दी जाती हैं वो ट्रेड को डिस्टोर्ट करती हैं। तो यहाँ पे फिलहाल दोनों ही जो यहाँ पे पेयर्स दिए गए थे वो इंटरचेंज करके दिए गए थे। आंसर इस वजह से हो जाता है आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट के लिए। देखिए यहाँ पे ग्रह की बात करी है, GRIHA, ग्रह की ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इसके बारे में आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स द नेशनल रेटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया फॉर एनी कंप्लीटेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ये एक तरीके से बिल्डिंग्स के लिए एक नेशनल रेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर बिल्डिंग्स को रेट किया जाता है। हो सकता है इसे IIT दिल्ली जो था वो लेके आया था, उसका आइडिया था ये। थर्ड, it along with the activities and processes that lead up to it benefits the community with the improvement in the environment by reducing greenhouse gas। तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारी कम्युनिटीज को फायदा पहुंचाता है ग्रीन हाउस गैस को कम करके। ये भी हो सकता है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा टेरी, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, पहले इसको टेरी को क्या कहा जाता था, टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ध्यान रखिएगा ये चीज भी, ये लेके आया है इस पूरे आइडिया को, और इसके अंदर यस बिल्डिंग्स को रेट किया जाता है। आई रिमेंबर एक बार हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो हमें एक इंस्टीट्यूट में लेके गए थे, दैट बिल्डिंग वाज द ग्रीन बिल्डिंग। वो जो बिल्डिंग थी वो ग्रीन बिल्डिंग थी। उसके एक साइड पर पूरा, जैसे ये हमारा रूम था जहां पे हमारी क्लासेस चल रही थी, तो यहाँ पे फैकल्टी थी। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी बहुत ज्यादा क्लासेस होने वाली है। सो डू नॉट थिंक कि अभी पढ़ाई आपको ज्यादा करनी पड़ रही है, आप लबास ना जाएंगे, वहां पर भी बहुत ज्यादा पढ़ाई होगी। और बिलीव मी, आपको कई बार तो ऐसा भी लगेगा कि इतना पढ़ाई तो मैंने ड्यूरिंग द एग्जाम भी नहीं किया, इतनी ज्यादा बैक टू बैक क्लासेस होंगी वहां पर आपकी। अदरवाइज भी जब आप अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहां पर भी आपकी क्लासेस होंगी। जैसे कि एक हमारी ये क्लास चल रही थी, इसके अंदर यहाँ पे हम बैठे थे, और ये एक पूरा एरिया जो लेफ्ट साइड था, आई रिमेंबर मैं यहाँ पे बैठा था, तो लेफ्ट साइड का पूरा एरिया ये पूरा ग्लास का था, और यहां से सन की सारी रोशनी जो थी वो आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं थी, हमें ट्यूब्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं थी, सर्दी का मौसम था तो पंखे वगैरह चलाने की भी जरूरत नहीं थी, और अच्छी काफी धूप यहाँ पे आ रही थी। हमें सिर्फ जो प्रोजेक्टर चल रहा था जिसके थ्रू हमें पढ़ाया जा रहा था, सिर्फ उसी को ही इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी। अदरवाइज पूरी की पूरी रोशनी जो थी इस हमारे जो मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड था वहां से आ रही थी। तो ग्रीन बिल्डिंग के अंदर इस तरीके की चीजों का काफी ध्यान रखा जाता है ताकि नेचुरल लाइट जो होती है उसका इस्तेमाल किया जा सके, ध्यान रखिएगा। तो ग्रह की बात करें तो यस, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें बिल्डिंग्स की रेटिंग करी जाती है और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम किया जाता है, क्योंकि जब आप इस तरीके से नेचुरल चीजों को यूज करेंगे तो एमिशन तो अपने आप कम हो ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि टेरी इसको लेके आया था। आंसर विल बी सी। रिसेंटली क्या हुआ है, इनॉग्रल सेशन था 12th ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट ग्रह समिट का, और जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज करी गई थी, इसी वजह से ग्रह का जिक्र यहां पर किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ग्रह के कुछ कंपोनेंट्स जो है वो दे रखे हैं। इसमें वाटर एफिशिएंसी का ध्यान दिया जाता है कि बिल्डिंग्स के अंदर वाटर एफिशिएंसी कैसे करी जाती है, और साथ में सस्टेनेबल साइट्स की बात करी जाती है, इंडोर एनवायरमेंट क्वालिटी की, मटेरियल एंड रिसोर्सेज देखे जाते हैं, एनर्जी, एटमॉस्फेयर। ये सारे कीवर्ड्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, ग्रह के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो है ये सिर्फ लिखने ही नहीं है, इनको अंडरलाइन भी करना है, ध्यान रखिएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और पूछा है इसकी एडवांटेज के बारे में बताएं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एडवांटेज क्या होती है। पहली स्टेटमेंट कहती है प्रमोट्स बोथ वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन। इसके अंदर वाटर कंजर्वेशन की भी बात करी जाती है और एनर्जी कंजर्वेशन की भी बात करी जाती है। हो सकता है इट इंप्रूव्स द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी इंप्रूव करी जाती है और क्वांटिटी भी इंप्रूव करी जाती है, ये भी हो सकता है। इट इज एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर लैंडस्केप इरिगेशन। तो लैंडस्केप इरिगेशन के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली मिस्टर राघव चड्डा जो कि वाइस चेयरमैन है दिल्ली जल बोर्ड के, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैंपेन जो थे वेरियस उसे लॉन्च किया था। इसको न्यूज में मेंशन किया गया था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे यस
एनर्जी और वाटर दोनों को ही इसके अंदर, दोनों के कंजर्वेशन को प्रमोट इसके अंदर किया जाता है कि दोनों को कैसे बचाया जा सकता है। साथ में ही जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं उसकी क्वांटिटी तो इंप्रूव करनी होती है, लेकिन क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर भी इसमें चर्चा करी जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है लैंडस्केप इरिगेशन। ये क्या होता है? देखिए, काफी सारे लोगों के घरों में आपने देखा होगा लॉन्स होते हैं, ठीक है, गार्डन्स होते हैं। अगर हमें कहीं आसपास हमारे पास ऐसा एक एरिया है जिसको पानी देना जरूरी है, तो वहां पर उस लैंडस्केप को मैनेज करने के लिए, उस लॉन को, उस गार्डन को मैनेज करने के लिए जो पानी यूज किया जाता है, वहां पर रेन वाटर का जो पानी है वो यूज किया जा सकता है। जो बारिश का पानी इकट्ठा करके हमने रखा है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो चाहे तो एक बार एक छोटा सा डायग्राम भी आप एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो बना सकते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी करेंगे 2 मिनट के अंदर अपनी एक्टिव रिवीजन, और फिर मैं आपसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों का क्वेश्चन पूछने वाला हूं। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करेंगे। लाइव देख रहे हैं तो, अदरवाइज बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर उन चीजों का आंसर जरूर कर दीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन शायद मैं भूल गया आपको शुरुआत में मुझे देना था आपको, जो हमारा प्री प्लस मेंस का गाइडेंस प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने एनसीईआरटी का जो प्रोग्राम है उसको भी ऐड कर दिया है। तो बेसिकली आपकी जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी इसमें अब कवर करी जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको ये अपने डैशबोर्ड में दिख जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी एडेड इन योर पैकेज। अभी रिसेंटली इसे बनाया है तो इसे रिसेंटली ऐड किया है। इसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री पे ध्यान दिया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान दिया गया है, कुछ पार्ट जो है मिडिवल हिस्ट्री का भी कवर किया गया है। एज यूजुअल इसमें जो है आपको लेक्चर्स मिलेंगे, और इसके अंदर आपको एमसीक्यू के लेक्चर्स जो है वो भी मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, इसको जरूर आपके पैकेज में ऐड किया गया है, तो इसे जरूर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये नहीं हो कि अगर आपने बाकी सारे कोर्सेज देख लिए तो आपका जो पूरा पैकेज है वो इनएक्टिव पड़ा रहे। नहीं, आप चाहिए अपने टाइम टू टाइम अपने पैकेज को जरूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर नई नई चीजें और भी हम टाइम टू टाइम ऐड करते रहेंगे। फिलहाल के तौर पर जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में देखा था हमने। तो यहाँ पे आपको पता है एग्जाम कंडक्ट कराने में एनटीए का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। किसके अंडर रजिस्टर होती है, जल्दी से बताएं मुझे। क्या कंपनीज एक्ट के अंदर होती है? नहीं, इट इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, जल्दी से बताएं। क्या एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं? नहीं, इसके जो चेयरमैन होते हैं एमिनेंट एजुकेशनिस्ट होते हैं, जिनको एजुकेशन मिनिस्टर या मिनिस्ट्री अपॉइंट करते हैं। CMS 01 किस चीज की सैटेलाइट है, किस चीज से पर्टेन करती है बताएं। एग्रीकल्चर से पर्टेन करती है, कार्टोग्राफी से पर्टेन करती है, क्या काम है इसका, जल्दी से बताएं। सो यस, इट इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, क्या नाम है व्हीकल का, जल्दी से बताएं। PSLV C50। चलिए, तो ध्यान रखिएगा। HDI में इंडिया का रैंक बताएं जल्दी से। 2019 का जो डेटा निकल के आया है, हमारा रैंक क्या है। अगर 2018 का भी रैंक आपको याद है तो जरूर बताइएगा। यस, हमारा जो रैंक आया है 131 है। लास्ट टाइम हमारा जो रैंक था 129 था। और किस कंट्री ने टॉप किया है ये मुझे बताएं। यस, इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने, और इसको लेके कौन आता है, UNDP। देन एक्सचेंज रेट की बात हुई थी, तो मुझे आंसर जरूर दीजिएगा उसका, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि क्यों डीवैल्यू किया जाता है। और यहां पे बताएं कि यूएस ने अभी 2 कंट्रीज का नाम लिया था, इंडिया के अलावा 2 कंट्रीज कौन कौन सी थी, जल्दी से बताएं। पहली कौन सी थी, स्विट्जरलैंड, और सेकंड कौन सी थी, जो कि मैनिपुलेशन करती है करेंसी के अंदर एज पे यूएस ट्रेजरी, वियतनाम। ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 में हमने डिस्कशन किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सा ऐसा स्टेट था, मैंने आपको बताया था उनका खुद का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इट्स द ओनली स्टेट इंडिया के अंदर जिसके पास अपना यूसीसी है। यस, गोवा। ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन इसके अंदर हुआ था हिमालयन सीरो के बारे में, और ऊंचाई मैंने आपको बताई थी किस एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, 2000 से 4000। और एशिया के अंदर पाए जाते हैं हर्बीवोरस है कार्निवोरस, जल्दी से बताएं। यस, दे आर हर्बीवोरस। फिर हमने देखा था बॉक्सेस के बारे में, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स। मैंने आपको बताया था कौन सा बॉक्स ऐसा है जिसमें कि डिसरप्शन या डिस्टोर्शन सबसे कम होता है, लीस्ट डिस्ट्रप्टिव और डिस्टोर्टेड है वो, जल्दी से बताएं। ग्रीन, एम्बर या ब्लू। यस, ग्रीन के अंदर सबसे कम होता है, एम्बर के अंदर काफी ज्यादा डिस्टोर्शन देखा जाता है। फिर हमने हैबिटेट असेसमेंट ग्रह के बारे में देखा था, मैंने आपको अपना ट्रेनिंग का भी एक एग्जांपल इसके अंदर दिया था। कौन लेके आया था, जल्दी से बताएं। किसने इसके आइडिया को कंसीव किया था। बिल्डिंग के अंदर रेटिंग देनी चाहिए, किसने कहा था। और इसमें ग्रीन हाउस गैस जो है वो कम होगा, इसमें रिडक्शन किया जा सकता है, किसने कहा था ये कि ये एक सिस्टम लेके आना चाहिए। टेरी ने कहा था, आईटी दिल्ली ने नहीं कहा था। दिस स्लाइड इज फॉर मेंस। जो भी आपको कीवर्ड्स दिए गए हैं इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और फाइनली हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। क्वांटिटी, क्वालिटी, वाटर, एनर्जी सबके ऊपर ध्यान दिया जाता है। इवन लैंडस्केप इरिगेशन के ऊपर भी इसमें
ध्यान दिया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से अपने मार्क्स लिख दीजिएगा, बिकॉज इन द कमिंग डेज आपको इसमें इंप्रूवमेंट जो है वो काफी दिखने वाला है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिएगा, चाहे तो लाइव सेक्शन में भी कर सकते हैं। डार्क पे एप्लीकेशन के बारे में किसने इसको लॉन्च किया है, मैंने वैसे आपको 2 यहाँ पे नाम बताए थे। अगर आपको दोनों याद है तो दोनों बताएं, अगर एक याद है तो मुझे एक नाम बता दीजिएगा टू विन द पीडीएफ। अब मैं आपको मेंस का क्वेश्चन पूछता हूं, विच इज What is rainwater harvesting? How this method can be used in urban areas for conservation? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है और अर्बन एरिया में, देखिए खासतौर पे प्रॉब्लम वहीं होती है पानी की, अर्बन एरियाज के अंदर, वहां पे इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अर्बन एरिया आर फुल ऑफ कॉन्क्रीट से बने हुए हैं। आपको पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कैसे किया जा सकता है ये चीजें आपको सजेस्ट करनी है। सिविल सर्वेंट सोच के देखिएगा कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। लास्ट टाइम जिसने करेक्ट आंसर दिया है तो यहाँ पे काजल पटेल ने करेक्ट आंसर दिया। तो काजल, आप हमें @prince_luthra पे मैसेज कर दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मार्क्स आप लिख देंगे। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द पीडीएफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।